आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं, नवाज़तन 3.0 की बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियाँ। ये कोई आम रटी रटाई थ्योरी नहीं है, ये बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करने का एक पूरा विज्ञान है। चलिए बिना देरी किए इसे डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। नवाजतन 3.0 के नींव, चुनौती का कॉन्सेप्ट, सफलता और सेल्फी, विषय मित्र और पीयर लर्निंग, और आखिर में इसे क्लासरूम में उतारने का व्यावहारिक तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नवाजतन 3.0 की नींव। इसका सीधा सा फंडा है, बच्चों को अपने आप सीखने के लिए सशक्त बनाना। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 7 बहुत ही खास है। देखिए, वाबलेबाड़ी मॉडल ने स्व शिक्षण के लिए 6 कदम सुझाए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की इस नवाजतन पेडागॉजी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इसमें कुल 7 वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बिंदु शामिल किए गए हैं ताकि इसका असर एकदम सटीक और अधिकतम हो। अमलापुरे जी ने इसका एक शानदार उदाहरण साझा किया था। एक टीचर ने अपनी क्लास में गणित के घातांक यानी एक्सपोनेंट सिखाने के लिए यही तरीका अपनाया, और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। बिना किसी दबाव के क्लास के 100% बच्चे खुद ही सवालों को हल करना सीख गए। मतलब अगर सही माहौल मिले तो 100% स्वशिक्षण बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, चुनौती, मस्तिष्क के लिए भोजन। यही वो उत्प्रेरक है जो इस पूरी पेडागॉजी में जान फूंक देता है। चुनौतियाँ ज्ञान और सीखने का विस्तार करती हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान के दिग्गजों द्वारा स्थापित विज्ञान है। बीएफ स्किनर के चूहों पर किए गए मशहूर प्रयोग और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों ने इसे बखूबी साबित किया है। सही चुनौती मिले तो सीखने की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये चुनौतियाँ इतना अच्छा काम कैसे करती हैं? क्योंकि ये दिमाग के लिए एक खुराक, एक भोजन की तरह हैं। ये बच्चों की स्वाभाविक आदतों से मेल खाती हैं। जैसे बचपन में हाथों के ऊपर हाथ रखकर कूदने वाले खेल खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और एक बेहद चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि खेल और व्यायाम हमारे बौद्धिक विकास के लिए सबसे जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शरीर की 80% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। शारीरिक एक्टिविटी सीधे तौर पर मानसिक विकास को बूस्ट करती है। आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। चुनौती देने का एक सेट पैटर्न होता है। शुरुआत हमेशा एकदम सरल स्तर से होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे थोड़ी कठिन, और अंत में कठिन चुनौती की ओर जाना चाहिए। ये सीढ़ी दर सीढ़ी वाला तरीका ये पक्का करता है कि बच्चे बिना घबराए लगातार सीखते रहें। लेकिन हाँ, क्लासरूम में कुछ सावधानियां बरतना भी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं करना है, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे। सिलेबस के अंदर और बाहर दोनों तरह की चुनौतियों का मिक्स होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर क्लास 5 में चूरा का पाठ चल रहा है, तो चुनौती दी जा सकती है कि महुआ के पेड़ के बारे में और कौन सी नई जानकारी खोजी जा सकती है। और हाँ, ये सब 30 से 40 मिनट की क्लास के हिसाब से फिट होना चाहिए, ताकि हर कोई एक्टिव रहे। अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही मजेदार हिस्से की तरफ, सफलता और सेल्फी। चुनौती पूरी होने के बाद क्या यहाँ एंट्री होती है सेल्फी विद सक्सेस की। जब कोई बच्चा कोई चुनौती पार कर लेता है तो इस एक्टिविटी के जरिए उसकी जीत का जश्न मनाया जाता है। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो बच्चों में अगले दिन कुछ नया और बड़ा सीखने की भूख जगाए रखता है। हमारा चौथा सेक्शन है विषय, मित्र और सहपाठी शिक्षण। आइए उस सपोर्ट सिस्टम को समझें जो बच्चों को एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। यहाँ बात आती है विषय मित्र और गली मित्र की। ये पूरा कॉन्सेप्ट पीयर लर्निंग यानी एक दूसरे से सीखने पर टिका है। इसमें सबसे खास बात ये है कि ग्रुप्स ऊपर से थोपे नहीं जाते। बच्चों को पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने पसंदीदा और कंफर्टेबल दोस्तों को चुनकर खुद अपना लर्निंग ग्रुप बनाएं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक विषय मित्र 0 स्तर के बच्चों को शिक्षकों से भी कहीं ज्यादा तेजी से पढ़ना सिखा सकता है। सोचिए, जब एक बच्चा अपने उस दोस्त को पढ़ना सिखाता है जिसे पढ़ना नहीं आता, तो वे आपस में जिस लोकल भाषा और सहजता का इस्तेमाल करते हैं, उससे रिजल्ट्स बहुत जल्दी और बिना ज्यादा मेहनत के मिलने लगते हैं। तो क्या इससे टीचर का काम खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उनकी भूमिका एक डिक्टेटर से बदलकर एक गाइड की हो जाती है। टीचर्स को रोज 30 से 60 मिनट की प्लानिंग मीटिंग्स करानी होती हैं और वीकली रिव्यू भी करना होता है ताकि परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे ना गिरे।
साथ ही क्लास में सहयोग और सद्भावना का कल्चर बनाने के लिए लर्निंग पिरामिड के कॉन्सेप्ट को भी लागू करना होता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसे जमीन पर यानी क्लासरूम में कैसे लागू किया जाए? यही हमारा 5वां और आखिरी भाग है, कक्षा में व्यवहारिक क्रियान्वयन। चलिए इसके एकदम सटीक उदाहरण देखते हैं। मयंक श्रीवास जी ने इसके कुछ बहुत ही क्रिस्प और फास्ट उदाहरण दिए हैं। जैसे क्लास 1 के लिए चुनौती हो सकती है तस्वीर देखकर पहली आवाज पहचानना या आसपास की चीजों के नाम बताना। क्लास 2 के लिए क्या हो सकता है? उन्हें 15 मिनट में ग से शुरू होने वाले 3 अक्षर के शब्द लिखने का टास्क दिया जा सकता है। और क्लास 5 के लिए बस 2 मिनट का टाइमर लगाइए और उन्हें मोर के पंखों में दिखने वाले रंगों की लिस्ट बनाने को कहिए। इस सबको एक साथ पिरोने के लिए चाहिए एक सॉलिड डेली एक्शन प्लान। हर विषय के लिए सिलेबस के अंदर और बाहर की चुनौतियां तैयार करें। जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं उन्हें उनके विषय मित्रों के साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम दें। दिन को हमेशा एक सेल्फी विद सक्सेस के साथ खत्म करें। और हाँ, विषय मित्रों के साथ हर हफ्ते प्रोग्रेस रिव्यू जरूर करें। ये पूरा रूटीन एक कमाल का लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार कर देता है। अंत में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या हमारी मौजूदा कक्षाएं पारंपरिक रटा-रटाया ज्ञान देने के बजाय बच्चों को सच्चे स्व-शिक्षण के लिए सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने शैक्षिक नजरिए पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करते रहें।